ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, है ना। ओके, सो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आप लोगों को जल्दी से फटाफट, है ना। कि क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबको पता ही होगा वैसे कि भाई कोई, इज इट पॉसिबल टू रन दिस सेल विदाउट बैटरी, क्या पॉसिबल है कि इस मोबाइल को बिना बैटरी के चला सको? नहीं चला सकते हो ना। ठीक है, क्यों नहीं चला सकते हो? क्योंकि बैटरी चाहिए, बैटरी रोज चार्ज करते हैं, है ना। सो सिमिलर वे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नीड ही इसीलिए पड़ी, है ना। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो how does this cell run? So basically it can be explained by the electrochemistry. तो electrochemistry से आप इसको explain कर सकते हो। तो what is electrochemistry? So electrochemistry is nothing but it is a phenomena in which the chemical energy get converted into electrical energy, right? How this chemical energy is converted into electrical energy, and the vice versa also. That how by the use of electrical energy we can carry out the certain chemical reactions as well, right? So electrochemistry is basically that how will you convert this chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी बैटरीज हो गया, फ्यूल सेल हो गया, दे कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आप सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देख लो। देखो स्पीड थोड़ी सी मैं तेज रखूंगा बिकॉज ये 1 आवर की क्लास में सब कवर भी करना है, क्रैश कोर्स टाइप है। तो तुम्हें जहां भी डाउट होगा बेटा तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। बट मैं इसका थोड़ा सा स्पीड तेज करके चलूंगा ताकि ये सब चीजें रिवाइज हो जाए। आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, बस रिवाइज करना है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है बेसिकली। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दिस आल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वॉलेटिक सेल, इस नाम से भी जानते हैं। तो ये एक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जनरल सेटअप है। ठीक है, तो दो बीकर में 2 रॉड है और उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी दे रखा है। जैसे जिंक रॉड है, जिंक रॉड को ZnSO4 सॉल्यूशन में डाला हुआ है। एक जगह पे कॉपर रॉड है जिसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया है। ठीक है, तो कॉपर रॉड है जिसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, और यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो ये जनरली कंस्ट्रक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। यानी इन दिस डिवाइस द गिव्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और डेल्टा जी का एक फॉर्मूला भी है जो हम लोग को थोड़ा सा याद रखना है। दैट इज डेल्टा जी इज नथिंग बट माइनस NF। ठीक है, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F is the Faraday constant and E is the electrochemical, क्या हो जाएगा, ई सेल, EMF ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर डेल्टा जी है, अगर आपको मान लो डेल्टा जी नॉट निकालना है, गिव्स स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, तो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, NF, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ई नॉट ऑफ द सेल। आपको पता है हाउ विल यू फाइंड द ई नॉट सेल, दैट इज कैथोड माइनस एनोड। क्लियर है? अब देखो बेटा जल्दी से, तो डेनियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ द गैल्वेनिक सेल। तो क्या रिएक्शन होता है डेनियल सेल का, ये हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है भाई, डेनियल सेल का जो रिएक्शन है वो पता होना चाहिए। तो सेल रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है डेनियल सेल का, दैट इज जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स अस Zn2 प्लस ऑफ कॉपर, है ना। तो अभी आपने देखा ना ये 2 रॉड जो मैंने बनाए थे, यहाँ पे जो आपने देखा था ये दिस वन। ठीक है, तो इसमें एक जिंक है और एक कॉपर है। ठीक है, तो उसी चीज को ये बता रहा है कि किस तरीके से ये सॉल्यूशन पूरा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन है इसका, सेल रिएक्शन। तो कोई पूछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप मुझे डेनियल सेल का बताइए सेल रिएक्शन क्या होता है, तो यही डेनियल सेल का रिएक्शन है बेटा। ठीक है, यानी दिस रिएक्शन अकर इन 2 डिफरेंट पोर्शन ऑफ द डेनियल सेल। ठीक है, now the reduction half reaction occur as the copper electrode while the oxidation half reaction occur at the zinc electrode and these are called half cell or redox couple। ठीक है, तो आपको पता है एक ऑक्सीडेशन हाफ है, ऑक्सीडेशन हमेशा हमारा एनोड पे हो रहा है, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे हो रहा है। तो 2 हाफ रिएक्शन है जिसको हम लोग रेडॉक्स हाफ बोल रहे हैं। Now each half cell consists of a metal rod electrode dipped into an electrolyte। देखो जैसे यहाँ पे कॉपर का रॉड है, तो है ना, कॉपर का रॉड है तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो यही चीज है बेटा। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने ना। ये कॉपर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट है और ये हमारा जिंक का रॉड हो गया। ठीक है, और दोनों को उसके अलग सॉल्यूशन में डाला गया। नाउ the electrolytes of the two half cell are connected internally through a salt bridge। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, पूछा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये दिख रहा है,
दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, याद रखना। तो ये पूछा जाता है आपसे व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है, तो दो इलेक्ट्रोलिटी को कनेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, तो ये इसके कुछ फंक्शन है ना। यानी द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द टू हाफ सेल आर कनेक्टेड इंटरनली थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज, तो दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, राइट। अब देखो, सबसे पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन देख लेते हैं। तो कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बन गया कॉपर सॉलिड। उसी तरीके से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, कि जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वो हमारा टोटल रिएक्शन था जो हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये देखो सभी के बारे में है। अब वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। तो देखो ये है हमारा जिंक का रॉड जिसको जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला गया है, और ये है कॉपर का रॉड जिसको कि कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला गया है। किसमें डाला गया है बेटा, कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, याद रखना है हम लोगों को। और ये NaNO3 क्या है बेटा, ये देखो ये NaNO3 है। तो ये NaNO3 क्या है, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, ये हमारा जो सॉल्ट ब्रिज है उसका मेन कॉम्पोजिशन है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से कि ये एनोड है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ Zn+2 का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कॉपर+2 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को। तो ये इलेक्ट्रॉन ही कॉपर यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और इस तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अब देखो बेटा, थोड़ा सा IUPAC कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से आप समझ सकते हो। तो मान लो इस तरीके से सेल का रिएक्शन है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, जल्दी देखो बेटा। इस तरीके से आप सेल को रिप्रेजेंट करते हो। ये पूरा पार्ट, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। इस पूरे को ए बोला करो, इसको बी बोला करो, इसको सी बोला करो। यानी ए का मतलब हो गया एनोड, मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट पहले लिखना है। ए का मतलब क्या हो गया बेटा, ए का मतलब हो गया एनोड। और एनोड पे हम सबको पता है क्या होता है, तो एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से सी का मतलब क्या है, तो सी होता है कैथोड, कैथोड। और कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग को थोड़ा सा याद रखना है। तो ये है हम लोग का सेल रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे हमारा रिडक्शन हो रहा है। और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ब्रिज, मतलब सॉल्ट ब्रिज को, सॉल्ट ब्रिज को। तो इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये नॉर्मल सा आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है, एनोड ब्रिज एंड देन कैथोड। अब देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है जहां से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है वो है नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ऐसे काफी क्वेश्चंस पूछा जाता है आप लोगों को नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर। तो चलो देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले है क्या। So basically, this Nernst equation is used to calculate the EMF of the cell, right? So this is the equation which represents the dependence of single electrode potential on the concentration of electrolyte solution and temperature is called Nernst equation, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या था, EMF जो आप स्टैंडर्ड EMF निकालते हो, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो आप ई नॉट निकालते हो, ठीक है, ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ आप क्या करते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड कर देते हो, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप निकालते हो। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है, कि भाई स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि टेम्परेचर हमेशा एक 25 डिग्री फिक्स होना चाहिए, कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोल का होना चाहिए, प्रेशर हमेशा 1 atm का होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो ईएमएफ आप निकाल देते हो कैथोड माइनस एनोड करके, जिसको ई नॉट भी हम बोलते हैं। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार आप ऐसे ही बैटरी बनाओ जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर का ही हो। तो हमें वोल्टेज कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट अलग अलग कंडीशंस पे भी होती है। तो बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन क्या देता है, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि भाई आप किसी भी कंसंट्रेशन का हो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यही फर्क होता है बेटा ईएमएफ ऑफ द सेल में और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल में, ठीक है। तो दोनों में फर्क होता है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, और ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब आप किसी भी कंडीशन पे निकाल सकते हो ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है। सो ये इक्वेशन है हम लोग का नर्स्ट इक्वेशन के बारे में, इसीलिए इसकी वैल्यू आई थी। अब ये है हम लोग का पूरा नर्स्ट इक्वेशन, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट।
E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यही हम लोग को याद रखना है बेटा। और बेटर मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, इसी को आप कैसे और अच्छे से याद रख सकते हो। ई को आप याद रखो ईएमएफ ऑफ द सेल से, दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। और ये क्या हो जाएगा आपका ई स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट सेल। अब बेटा एक बात बताओ, आर की वैल्यू आप सबको पता है 8.314 होता है। टेम्परेचर अगर आप 25 डिग्री ले लो, अगर आप एफ की वैल्यू भी पुट कर दो क्योंकि वो भी कांस्टेंट है 96,500, ठीक है, और अगर आप एलन को लॉग में कन्वर्ट कर रहे हो तो 2.303 भी आ गया। तो आप सीधा नहीं लिख सकते हो क्या कि ई सेल, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको पता है, तो उन सबको कैलकुलेट करने पे वो वैल्यू कितनी आती है? तो वैल्यू आती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और ये हो जाएगा एलन की जगह लॉग, ठीक है, और ये हो गया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रखो तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करते समय आपको बहुत आसानी होने वाली है। तो कैसे याद रखोगे आप न्यूमेरिकल करते समय फॉर्मूले को? क्योंकि एलएन और को लॉग में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि लॉग की वैल्यू गिवन भी होती है और आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो EMF of the cell is equal to E naught cell, that is standard EMF of the cell minus 0.0591 upon n। ये n क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो डिपेंड करेगा भाई हर रिएक्शन के लिए अलग अलग आएगा। लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पे सॉल्व होते हैं। जल्दी से बताओ, इस फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? ई नॉट सेल आपको पता है निकालने का तरीका। ई नॉट सेल या तो गिवन होगा क्वेश्चन में, और नहीं तो आप क्या करोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इन दोनों की वैल्यू को माइनस कर दोगे। ये वैल्यूज हमेशा गिवन होती है। अब ये कैथोड और एनोड कौन हो, कैसे पहचानोगे आप? तो देखो, मान लो आपके पास पेपर में ऐसे वैल्यूज गिवन है कि ई नॉट, ठीक है, ई नॉट ऑफ एफ ई +3 टू Fe+2, मान लो ऐसे वैल्यूज गिवन है कि Fe3 से Fe2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू गिवन है -0.44 वोल्ट। उसी तरीके से ये गिवन है आपको ई कॉपर +2 से कॉपर, और इसकी वैल्यू गिवन है आपको कितनी होती है कॉपर की वैल्यू, ठीक है, तो 0.036 वोल्ट ले लो, तो प्लस का है 0.36 वोल्ट, ठीक है। मैं ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ रैंडमली आपको, ठीक है। आपको मैं बस ये आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ई नॉट सेल कैसे निकालोगे। अब इसमें कैथोड और एनोड कौन होगा बेटा? तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो हमेशा कैथोड होगा, वो हमेशा क्या होगा, कैथोड। और जिसकी वैल्यू कम दे रखी होगी वो हमेशा एनोड होगा। और ये वैल्यू किसकी है? रिडक्शन पोटेंशियल की, 3 से 2, 2 से 1। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जिसकी कम होगी वो एनोड की तरह। तो ई नोट सेल तो आप ऐसे निकाल लिया करोगे, एन आप चार्ज देख के बता दोगे, प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन का आपका कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन ही होगा। तो इस तरीके से आप ईएमएफ ऑफ द सेल बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। बताओ बेटा यहाँ पे जल्दी से, किसी को कोई भी डाउट हो तो? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? यहाँ पे कुछ भी डाउट है क्या किसी को, तो एक बार पूछ लो। फर्स्ट इक्वेशन में किसी को कोई डाउट? नो? क्लियर है सब? चलो, अब जो सिंगल इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स और नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। तो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स के लिए भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप नर्स इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो मान लो कोई मेटल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेटल सॉलिड बना दिया। नाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर विद रिस्पेक्ट टू एसएचई इज रिप्रेजेंटेड बाय, किस तरीके से निकाल सकते हो? मान लो आपको ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है मेटल का, सेम फॉर्मूला है बेटा, Ln M/N+, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की साइड तो सॉलिड फॉर्म में है, तो जब भी कोई कंसंट्रेशन सॉलिड फॉर्म में दे रखा है तो उसकी वैल्यू को यूनिटी यानी 1 ले लेते हैं, यानी 1/Mn+ हो जाएगा। तो इसी में अगर आप सबकी वैल्यूज को पुट कर दो, तो जैसे जैसे ही सभी वैल्यूज को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? देखो, वैल्यू पुट करने के बाद ये भी वही आ जाएगा, दैट इज EMF of the cell is equal to E naught cell plus 0.0591 upon n log C। तो ये वैल्यूज हमारी निकल के आ जाती है फॉर द मेटेलिक इलेक्ट्रॉन। अगर नॉन मेटेलिक होता तो बस ये प्लस की जगह माइनस आ जाता, बाकी रेस्ट ऑल सेम है, ठीक है। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी।
कि क्या रिलेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और गिब्स एनर्जी का। सो द रिवर्सिबल वर्क डन बाय द गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट गिब्स एनर्जी। मान लो किसी का भी ईएमएफ ई सेल का है और एनएफ क्या हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी है, तो फॉर्मूला क्या आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई सेल। And it may be remembered that E cell is an intensive parameter and delta G is an extensive thermodynamic property and value depends on N thus, ठीक है, इसकी वैल्यू N पे डिपेंड करती है। और जबकि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अब देखो बेटा, जैसे मान लो ये जे कोई इक्वेशन दे रखा है, डैनियल सेल ही ले लेते हैं, जिंक और कॉपर, कॉपर और जिंक, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, दो। साफ साफ दिख रहा है जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि कॉपर उस दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, टू, तो ये वैल्यू कितनी होगी, माइनस टू एफ ई। बट वेन टू जेड एन एंड टू कॉपर गिव्स अस टू कॉपर प्लस टू जेड एन टू प्लस, तो यहाँ पे एन की वैल्यू फोर हो गई है। कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पे दो मोल है जिंक का, तो एक मोल जिंक का प्लस टू दे रहा था, तो दो मोल कितना देगा, चार। उसी तरीके से एक मोल कॉपर का दो एक्सेप्ट कर रहा था, दो मोल कितना करेगा, चार। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या कर दी हम लोगों ने, फोर कर दी है। Now, what is the relationship between delta G and E? तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये है रिलेशन गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, ठीक है, तो एक रिलेशन आपको ये याद रखना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का देखो होता क्या है बेसिकली, मैं बताऊं आपको अगर तो ये ईएमएफ ऑफ द सेल होता है। अब ये भी पढ़ा था फॉर्मूला, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन था एन, और ये था लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, पढ़ा था। अब देखो बेटा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम ईएमएफ ऑफ द सेल जो होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। और ये जो पूरा है पी अपॉन आर, ये जिसको रिएक्शन कोशेंट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यू, रिएक्शन कोशेंट, वो क्या हो जाता है, ये क्यू हो जाता है केसी के इक्वल। तो अगर आप पुट करो तो ईएमएफ ऑफ द सेल जीरो, यानी ये ई नॉट सेल इधर आ गया, तो स्टैंडर्ड ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, 0.0591 अपॉन एन, और ये हो जाएगा लॉग के सी। तो एक ये रिलेशन आता है ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। ये आर टी और अपॉन एफ की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आएगा 0.0591, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया आपका गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। चलो, अब बात करते हैं थोड़ा सा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो एक नॉस्ट इक्वेशन वाला पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कि नॉस्ट इक्वेशन का क्या क्या फॉर्मूला है। फिर हमने गिब्स फ्री एनर्जी के साथ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी उसकी डेरिवेशन को देख लिया कि क्या फॉर्मूला निकल के आता है। नाउ अब आगे मूव करते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात कर लो जरा। तो इसमें क्या है बेटा, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर कि बिफोर वी कंसीडर द सब्जेक्ट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द फ्यू टर्म्स, ठीक है, कुछ टर्म्स को डिफाइन करना जरूरी है। एंड दे आर, पहला रेजिस्टेंस, फिर समझना पड़ेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, फिर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो इन सभी चीजों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, यानी द डिफिकल्टी ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, है ना। यानी भाई जब लिक्विड के फ्लो होने में, है ना, द डिफिकल्टी ऑफर्ड बाय द मीडियम टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और भी से द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट फ्लो इज आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। तो कैसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। हम सबको पता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होता है। तो अगर आप इसको लिखते हो तो क्या आता है फॉर्मूला, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या पे आता है, रो, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा निकल के यहाँ पे आता है। और मैं आप सबको बोलूंगा कि बस यही एक फॉर्मूला याद रखो।
अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रखते हो ना, बस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, 10th क्लास में भी पढ़ा था, बहुत जगह पढ़ा है वाला फॉर्मूला। आई होप मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, राइट। सिर्फ इसी एक फॉर्मूले की हेल्प से हम सारा फॉर्मूला बना लेंगे इस वाले टॉपिक में, ठीक है, कंडक्टेंस वाले में। कि अगर आपको सिर्फ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना, तो इसी को यूज कर करके हम सारा बाकी फॉर्मूला बना लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस, ठीक है। उसी तरीके से बेटा नेक्स्ट होता है हम लोग का, इसी में बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कंडक्टेंस, ठीक है। तो अभी कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, सुनो। रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस नाम से पता लग रहा है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यानी अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो कंडक्टेंस आप इस तरीके से निकाल सकते हो, यानी दिस इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है। यानी कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, रेजिस्टेंस का। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज 1/r। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्या, जल्दी बताओ। नहीं, तो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब देखो ना इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोई पूछे तो 1/r पता लग गया फॉर्मूला साफ साफ, कि ये 1/रो इंटू एल इंटू ए हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया हम लोगों का कंडक्टेंस का, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी से हम सब डिराइव करेंगे। अब आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, रेजिस्टिविटी। तो इट इज डिनोटेड बाय रो। The specific resistance of substance is the resistance when is 1 meter long and the area of cross section is 1 meter square। तो बहुत पुरानी डेफिनेशन है, तो पुट करो वही फॉर्मूला। R इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो L और A को 1 1 पुट कर दो तो R इज इक्वल टू रो आ गया। तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो देखो यही फॉर्मूला लिखा होगा मैंने यहाँ, कि रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। सो यूनिट वगैरह याद रखो, यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस का तो हो जाएगा ओम, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर कट गया तो ओम मीटर इसकी यूनिट हो गई। क्लियर है जी, तो ये चीज भी समझ गए आप। वेट वेट वेट, ठीक है, चलो। अब बात करते हैं थोड़ा सा कंडक्टिविटी की, कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, तो इट इज डिनोटेड बाय के। कंडक्टिविटी को हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है कापा, एक ग्रीन वर्ड। इसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज ना कंडक्टेंस व्हेन इट इज ना 1 मीटर लॉन्ग एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। तो चलो कंडक्टिविटी को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन के थ्रू। तो कैसे समझोगे, देखो ये है कंडक्टिविटी। तो नॉर्मली मैंने एक ही फॉर्मूला याद करने के लिए बोला है, ठीक है, उसके हेल्प से कैसे ड्राइव करते हैं, मैंने बोला है ना सबको ड्राइव कर लेंगे। तो देखो बेटा कैसे करोगे, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। तो कंडक्टिविटी होगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब रो। अब देखो, अब रो का वैल्यू हमें पता है कैसे, क्योंकि हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल होता है, ठीक है जी। इसका उल्टा करना है, यानी एल चला गया ऊपर, आर और ए आ गया नीचे। अब L अपॉन ए और 1/r, तो एक तो फॉर्मूला बन गया ये पूरा, कि K इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। तो ये फॉर्मूला बन जाता है पूरा कंडक्टिविटी का या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। इसमें एक और चीज देखो बेटा, ये जो एल बाई ए टर्म है ना, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये सेल कांस्टेंट होता है, जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल कांस्टेंट मतलब बेटा लेंथ अपॉन एरिया का जो रेशियो है उसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं, किसी भी सेल के लिए ये सेम रहता है। तो अब देखो ये के हो गया, तो ये 1/r को क्या बोल रहे थे, कंडक्टेंस, और ये हो गया सेल कांस्टेंट एल बाई ए। तो कंडक्टिविटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को, जी इंटू जी स्टार, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी यूनिट देखो बेटा, क्या यूनिट होगी इसकी, यूनिट ऑफ के कंडक्टिविटी। तो देखो भाई 1/r है, तो रेजिस्टेंस की उल्टा यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स कर दो।
और लीटर और एरिया है तो मीटर इनवर्स कर दो, है ना। एरिया नीचे मीटर स्क्वायर होगा और ऊपर लेंथ का मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, 1 मीटर तो बचा। तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारी कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई, ठीक है। कई लोग इसको साइमन मीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स से भी याद रख सकते हैं। कंडक्टेंस, तो ये तो हो गया हमारा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, तो ऑलरेडी हो चुका है ये। अब बात करते हैं मटेरियल। तो मटेरियल तीन तरह के ही होते हैं, आप सबको पता है कौन कौन से मटेरियल। या तो कंडक्टर होगा जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, फिर आते हैं इंसुलेटर हमारे पास जिनकी कंडक्टिविटी बिल्कुल ही खराब होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है। तो उससे पहले एक फॉर्मूला और बता दूं आप लोगों को। तो हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूला कर लिया, रेजिस्टेंस कर लिया, रेजिस्टिविटी कर लिया, कंडक्टिविटी कर लिया। एक होता है बेटा और हम लोगों का मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को, कैप एम से, है ना। इसका फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन। तो ये कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। उसी तरीके से बेटा नेक्स्ट होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा, जिसको हम बोलते हैं कैप एम अपॉन कैप नॉट एम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये दो फॉर्मूले और आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है। तो कितने फॉर्मूले हो गए, पहला हो गया कंडक्टेंस का, फिर हो गया रेजिस्टिविटी का, फिर हो गया कंडक्टिविटी का, उसमें सेल कांस्टेंट भी आ गया था, फिर मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैप एम को तो पता ही है, कैप नॉट एम को बोलते हैं बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्लियर है। और भी से कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, जब बहुत ज्यादा वाटर ऐड कर देते हैं जहां पे कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन होता है जीरो के बराबर हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी ड्यू टू जीरो कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी, किसी नाम से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, कि भाई क्या फर्क पड़ता है कंडक्टिविटी का। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन भी बोल सकते हो ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो याद रखो, both conductivity and molar conductivity change with the concentration of the electrolyte, ठीक है। यानी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों बदलते हैं जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, ठीक। नाउ conductivity always decrease with decrease in the concentration for a weak and strong electrolyte because the number of ions per unit volume that carry the current in the solution decrease। देखो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोग को अच्छे से ताकि आप समझ जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया था बेटा, अभी अभी याद हो तुम्हें तो, 1/r इंटू एल बाई ए, यही था, ठीक है। और 1/r को क्या बोला था मैंने, कि 1/r होता है कंडक्टेंस के इक्वल, जी। और एल को मैं अगर बोल दूं कि ये 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको भी हम 1 ml भी बोल सकते हैं। तो 1 ml, तो कंडक्टेंस की जो डेफिनेशन है कंडक्टिविटी की, दैट इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। कि कितना कंडक्टेंस, यानी K इज इक्वल टू जी हो गया, दैट इज कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज, इज नोन एज क्या, इज नोन एज कंडक्टिविटी। यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का प्योर और सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या है, दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफर्ड बाय द 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, 1 ml। अब मान लो यहाँ पे मैंने बोला
कि यहाँ पे 2 आयन्स है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 10 ml है वाटर। अब आपने इस 10 ml में 2 आयन है, तो 1 ml में कितने आयन हुए बेटा, जल्दी बताओ। अगर 10 ml में 2 आयन है तो 1 ml में कितने हुए, जल्दी बताओ। 10 ml में 2 आयन है तो 1 ml में कितने हो जाएंगे, दैट इज 2/10, है ना, 2/10। तो 2/10 हो जाएंगे हमारे 1 ml में। अब इसी तरीके से अब मान लो आयन अभी भी इतना ही है, आयन बेचारा अभी भी इतना ही है, लेकिन वाटर ज्यादा ऐड कर दिया, अब मैंने कर दिया 20 ml। तो अब 1 ml में कितने हो जाएंगे बेटा, तो वहां कितने हो रहे थे, यहाँ हो रहे थे 2/10, तो ये 2/20 हो गए, यानी ये 1/10, यानी ये नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, घट गए। यानी डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, घट गए, वहां 2/10 थे या 1/10 हो गए। तो यहाँ ऑब्वियसली ये 1/5 था ना, और ये 1/10 है, तो ऑब्वियसली घट गए। इसीलिए जब भी हम वाटर का डाइल्यूशन करते हैं, जब भी वाटर ऐड करते हैं, तो हमेशा कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कंडक्टिविटी की डेफिनेशन ही यही है, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। और 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस घट जाते हैं अगर आप इसमें डाइल्यूशन करो तो, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम ये चीज बोलते हैं कि डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी की वैल्यू घट रही है। तो ये चीज समझ आ गई होगी आप सभी को। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या समझने वाला है, कि मोलर कंडक्टिविटी हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया, ये सभी के सभी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, और भी से इंक्रीज इन द डाइल्यूशन, कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो ये दोनों वैल्यूज मोलर कंडक्टिविटी और जो है अपना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों वैल्यूज बढ़ती है। This is because the total volume of the solution containing a given mole of electrolyte also increases. अब देखो बेटा, कैप नॉट एम की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन बोल रहे थे। सो जब भी मान लो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का जीरो अप्रोच करता है, ठीक है, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, जीरो, हम इतना सारा पानी ऐड किया हमने कि उसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो, द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको किस नाम से जानते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा नॉट एम। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप नॉट एम, डेल्टा नॉट एम, कुछ भी बोल सकते हो। यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी डिपेंड करता है किस पे, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। अब देखो बेटा, based on the nature of molar conductivity, electrolytes are classified into strong electrolyte, weak electrolyte, है ना, दो तरीके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। यानी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करो तो फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैपम इंक्रीज स्लोली विद द डाइल्यूशन एंड कैन बी गिवन एज दिस इक्वेशन, ठीक है, डिबे हकल रूल भी है ये। सो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कैपम यानी जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है स्लोली विद डाइल्यूशन, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एंड कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो इक्वेशन इज आल्सो नोन एज डीबे हकल इक्वेशन। बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस वी कैन ऑब्जर्व दिस वैल्यू। देखो क्या हो रहा है, इधर जाने पे अगर आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बेटा, इधर जाने पे क्या बढ़ेगा, कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब आप ये भी तो सोच सकते हो कि आप इधर अगर आओगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, है ना, पानी ऐड कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन को ऐड कर रहे हो, उल्टा देखना इस ग्राफ को, तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन ऐड कर रहे हो देखो आपकी वैल्यू क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैपम की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। स्लोप हो गया इसका ये -a। अब graph show that the single line with respect to equal to cap naught m and slope equal to -1. Now for the strong electrolyte, capital M increase slowly with dilution and can be given by the Debye-Huckel rule. The value of the constant A for the given solvent and temperature depends upon the type of electrolyte we are using. ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा पूरा कहानी यहाँ पे। तो दो चीजें हम लोगों ने खत्म कर दी, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ लिया पूरा, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इन सबको भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट है हम लोग का इलेक्ट्रोलिटिक सेल
एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉस के बारे में, कि फैराडे के कौन कौन से लॉस थे और इससे हमें क्या पता लगता है। ठीक है, सो द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, कि कितना इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो, है ना, यानी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग electrolysis is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution। ठीक है, यानी जितना अमाउंट का सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेटेड होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो मान लो लेट Q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम, M इज द मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो मास ऑफ द सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, Q के, भाई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगी उतना ही तो इसका सब्सटेंस का डिपॉजिटेड और लिबरेशन होगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और वैसे M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। प्रपोर्शनली कांस्टेंट यहाँ पे ई लगता है, या आप जेड भी लिख सकते हो, तो कई जगह आई जेड या ई कुछ भी लिख लो। तो फॉर्मूला कई जगह ये लिखा होता है, वेट को डब्ल्यू लिखा होता है बेटा, कई जगह आपने देखा होगा, और प्रपोर्शनली कांस्टेंट यहाँ पे जेड लगता है, जेड इंटू क्यू। और जेड का जेड रहने दो, क्यू को आई इंटू टी भी लिख सकते हो। तो दिस इज डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी, वेर जेड इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यहाँ इन्होंने ई से रिप्रेजेंट किया, सेम चीज है। I is the current and T is the temperature। तो ये हो गया हम लोगों का वेट ऑफ द सब्सटेंस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है जी, चलो। तो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में एम इज वेट इज इक्वल टू एम सी टी, मतलब क्या निकल गया है ये, जेड आई टी वही। तो जेड तो हो गया आपका ये, आई और टी हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, हम सबको पता है कि यहाँ पे अगर आपको जेड निकालना हो, जिसको ई भी यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो कैसे निकलेगा, ई इज इक्वल टू और जेड इज इक्वल टू ई अपॉन 96,500, है ना। यानी देखो मैं ध्यान से समझ जा रहा हूँ, ई बोलो या जेड बोलो, क्योंकि बच्चे ज्यादातर जेड देखने की आदत है, इसलिए मैं जेड से समझा रहा हूँ। तो ये इक्विवेलेंट वेट को लिख सकते हो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन, तो ये तो इक्विवेलेंट वेट हो गया, इनटू एफ दैट इज फैराडे कांस्टेंट। तो इस तरीके से बेटा आप ई या जेड निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन एफ करके। ठीक है, तो वेयर ई और जेड इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इक्वेशन वन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये इक्वेशन जो पहला है ये फैराडे के पहले लॉ का एक्सप्रेशन है, दैट इज द डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। ठीक है, और वी से क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी। तो ये उसका। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है भाई, सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या है इसका, इसको भी जरा देख लो ध्यान से, कि सेकेंड लॉ क्या होता है फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का। सो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस, if the same quantity of electricity is passing through the different electrolytic solution, then the amount of substance deposited or liberated is directly proportional to their equivalent weight। यानी कह रहा है कि अगर दो तीन सेल को मैं सीरीज में कनेक्ट करके सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, ठीक है, और सब में अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन दे रखा है, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपोजिट होगा या लिबरेटेड होगा, है ना, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड at electrode during electrolysis is proportional to their chemical equivalent weight। ठीक है जी, इस तरीके से। फिर डाइल्यूट H2SO4 हो गया एक्वस के फॉर्म में, कॉपर सल्फेट और ये AgNO3, तो तीन डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मैंने लिया है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तीनों में पास कर रहे हैं। तो इसमें जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा देयर इक्विवेलेंट वेट के। कैसे लिखेंगे इसको, देखो। तो मान लो लेट M1 एंड M2 इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, E1 E2 इज द इक्विवेलेंट वेट, देन हम क्या लिख सकते हैं, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ठीक है, उसी तरीके से और वी कैन से M1 अपॉन E1 इज इक्वल टू M2 अपॉन E2, और तीन होता तो M1 अपॉन M2 अपॉन M3 भी M1 रेशियो M2 कर करके निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये हो गई बेटा पूरा कहानी हमारा। नौ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट फॉर 10 मिनट्स with a current of 1.5 एम्पियर, what is the mass of copper deposited at cathode। बताओ भाई कैसे होगा। तो हमें साफ से पता लग रहा है फैराडे फर्स्ट लॉ से है ना, फैराडे फर्स्ट लॉ से है, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई और टी से। तो यहाँ पे निकालना है डब्ल्यू,
जेड क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एनएफ। आई तो आई रहेगा, टी टी रहेगा। मॉलिक्यूलर मास कॉपर का वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होता है, यहाँ पे नहीं गिवन है, तो लिख लो 63.5। ठीक है, वैसे गिवन होगा क्वेश्चन में, डोंट वरी। एन क्या है बेटा? कॉपर पे +2 का चार्ज है, तो हमें पता है 2। और फैराडे कांस्टेंट है 96,500। आई क्या है यहाँ पे? तो करंट 1.5 एम्पियर, और टी है 10 मिनट, तो 10 × 60 लिख देता हूँ, सेकेंड्स में निकाल लो। बस यही करना है। तो सिंपल सा कहानी है कि क्या क्या करना था। तो यही वैलेंसी दो, 63.5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो बस इसको सॉल्व कर देना है, 600 एम्पियर सबको पुट कर दिया। तो पुट करने पे कितना आंसर आएगा बेटा? 0.29 ग्राम। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा किस तरीके से ये फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन है, फैराडे के फर्स्ट लॉ के ऊपर। बताओ भाई, क्लियर है क्या यहाँ तक? हम्म। चलो, अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या चीजें सही हैं, क्या क्या चीजें गलत हैं। तो फिर जल्दी से फटाफट आंसर्स देखते हैं इनके, है ना? चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कंडक्टिविटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोड्स। कह रहा है कि अगर आप कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज, मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज का मतलब है कि आप डाइल्यूशन कर रहे हो, तो बिल्कुल सही बात है, डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होगी ही होगी, यानी ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन द सॉल्यूशन इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। क्या बोल रहा है भाई? तो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करेंट इन सॉल्यूशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन। नहीं भाई, डाइल्यूशन के साथ तो घटता है, तो गलत है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, सही बात है। द वेरिएशन इन द मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, या अब डी वाले की बात करो, तो द वेरिएशन इन द मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये भी सही बात है, बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट है, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट द चेंज इन द मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये गलत चीज है बेटा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज कहाँ होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, तो एक दो तीन, तो ओनली तीन स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हम लोगों से कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन आपको गिवन है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन आपको गिवन है। द नंबर ऑफ मेटल विच विल ऑक्सीडाइज बाई NO3 इन एक्वस, ठीक है। तो इसमें से कौन है जो NO3 एक्वस के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑक्सीडाइज थ्रू NO3 एक्वस। चलो बताओ भाई, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? जल्दी बताओ। सो देखो भाई, टू डिटरमाइन द मेटल दैट कैन बी ऑक्सीडाइज बाई NO3, ठीक है, अभी थर्ड बोला है किसी ने ऑप्शन, अभी चेक करते हैं बेटा। 3 बोला है टोटल, ओके, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है 3। ओके बेटा, अभी चेक करते हैं। तो देखो, NO3 का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? तो साफ साफ दिख रहा है NO3 का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.97। ठीक है, यानी वी नीड टू फाइंड द मेटल, है ना, दैट हैव दैट हैव अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर देन 0.97। तो 0.97 से लोअर किस किस का है? तो 0.97 से लोअर एक तो इसका है, दूसरा इसका है, तीसरा इसका है। तो बिल्कुल सही बेटा, 3। तो जिन बच्चों ने भी 3 बोला है बिल्कुल सही बोला है, ठीक है, वही तो इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। याद है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? ये हाइड्रोजन होता है, ये कॉपर होता है, इधर अलग अलग मेटल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ लिथियम होता है। तो ऊपर वाले सभी के सभी बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नीचे वाले सभी के सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को देखनी थी। तो भाई 0.97 से जिसकी वैल्यू कम है वो ऊपर है, सबको सबको ऑक्सीडाइज कर देगा वो, है ना? चलो, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पीएच बोला है निकालने के लिए कि एट व्हाट पीएच, ठीक है, एट व्हाट पीएच द गिवन हाफ सेल will have electrode potential of 1.282 वोल्ट। आपको पीएच निकालना है। तो भाई हम लोग को नस्ट इक्वेशन से क्या पता था? नस्ट इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। तो हमें नस्ट इक्वेशन से पता था कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज नथिंग बट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन,
एंड दिस इज लॉग प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट के साइड यहाँ पे है Mn+2 डिवाइडेड बाई MnO4 नेगेटिव, एक ये है और एक है H+। ठीक है जी, और एक है H+। तो ये है पूरा हम लोगों का। अब देखो कैसे पता लगा, ये सब चीजें बता सकते हो कोई? देखो बेटा होता क्या है, हम लोग को साफ साफ यहाँ पे दे रखा है कि ये MnO4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक साइड में रिएक्शन, कि ये MnO4 नेगेटिव है, जिससे इसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है Mn+2, Mn+2 और 4H2O में। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या क्या चीजें हैं। तो ई नॉट सेल हम लोगों को गिवन है क्या? तो बिल्कुल गिवन है। ई सेल भी गिवन है 1.282, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल भी गिवन है 1.54, माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 5 है बेटा। कितनी है? 5। कैसे पता लगा? यहाँ पे 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे 2 है, यानी एन कितना चेंज हुआ है? 5। तो 5 हो गया। फिर यहाँ पे हमने पुट किया लॉग, और Mn+2 इन सबकी वैल्यू पुट करो बेटा। तो दे रखी है 10⁻³ 10⁻⁻1 इंटू H+, और ऊपर चला जाएगा 8 जो इसके आगे था स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। बस अब सॉल्व कर लो इसको, हो जाएगा सॉल्व ये? बताओ भाई जल्दी से, हो जाएगा सॉल्व क्या? तो ये 1.282 में से माइनस कर देना 1.54 को, ऐसे समझ लो। या फिर 1.54 को ही उधर ले जाते ना, ज्यादा बेटर रहता। चलो कोई बात नहीं। दिस इज लॉग, लॉग पे क्या है? 10⁻³ है, तो लॉग 10⁻³ और 10⁻1 है, तो 10 कितना बचा? तो 10⁻⁻2 तो अभी भी बचा, तो लॉग 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई H+⁸ बस अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों को कुल, तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो इन सबको ले जाओ, इनको सबको सॉल्व किया, फिर माइनस में वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इन सबको सॉल्व करोगे तो अब एक काम करो, लॉग को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज को इधर ले आओ। तो पहले आपने इसको माइनस किया, कितना आया होगा इसको माइनस करके? 0.258। सॉल्व करो एक बार, कितना आ रहा है? ठीक है भाई, तो ये निकल गया आपका 0.258, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस तो कट ही गया, 0.0591। बस ये हो गया लॉग 10⁻⁻2 और दिस। तो लॉग की प्रॉपर्टी पता है, जो भी 10, इसको लिख सकते थे लॉग 10⁻⁻2 प्लस लॉग H+/8। अब लॉग की प्रॉपर्टी पता है, -2 log 10 हो जाएगा, और ये 8 log H+ हो जाएगा। तो बस ये H+ ही तो निकालना है, क्योंकि तुम्हें पता है लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन को ही पीएच बोलते हैं। तो बस इतने को सॉल्व करना है, तो जैसे ही सॉल्व करोगे बेटा वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगी। ठीक है, लॉग H+ को ही पीएच बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। डन। चलो तो ये क्वेश्चन है एक रेजिस्टिविटी, इसको ट्राई करना बेटा सॉल्व करके आप लोग देखना। कल की क्लास में ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने से पहले थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस और इसके करा दूंगा मैं, क्योंकि आज तो टाइम निकल गया पूरा रिवीजन करने में ही। तो कल इसके कुछ और क्वेश्चंस करा दूंगा, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना, इसको तुम ट्राई करना एज अ होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, 2023 का ही क्वेश्चन है ये बली, तो इसको एक बार ट्राई करना है। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, एंड देन फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। किसी कोई डाउट है तो पूछो पहले जल्दी।